गुड इवनिंग बच्चों। मैं देशराज, केमिस्ट्री लेक्चरर। बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट में एक चैप्टर लेकर आए हैं, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे। सर, जब भी हमको टॉपिक पढ़ते हैं तो वो हमें कुछ समय के लिए याद रहता है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। तो बच्चों, उसका जो सबसे मेन कारण है वो है आपके कंसेप्ट का क्लियर ना होना। आप उस टॉपिक को किसी भी सोर्स से पढ़ें, समझें, परंतु उसका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। और जब हम आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो उस समय कुछ बच्चे जो हैं, हो सकता है कि नोट्स बनाने की कोशिश करें और समझे भी। तो ऐसी गलती भी आप ना करें, क्योंकि आप सुपरमैन नहीं हैं और ना ही बनने की कोशिश करें, क्योंकि दोनों साथ साथ चलेगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आपको पहले जो हम पढ़ा रहे हैं उसको आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, समझना है, और वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा तो उसके बाद आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। बायोमोलिक्यूल्स एग्जांपल हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, साथ में इनके सभी के टाइप्स हैं और इनकी डिटेल में स्टडी। बच्चों, सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स है क्या। बायोमोलिक्यूल्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिल्ड अप लिविंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि कार्बन और हाइड्रोजन, स्पेशली कार्बन और हाइड्रोजन शामिल होंगे। इसके अलावा और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट भी शामिल हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। बिल्ड अप लिविंग सिस्टम, ये लिविंग सिस्टम के अंदर पाया जाएगा। रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, बॉडी की ग्रोथ के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा बॉडी को मेंटेन, उसके टूट फूट के मरम्मत वगैरह, उन सब के लिए भी बहुत जरूरी है बायोमोलिक्यूल्स। एग्जाम्पल है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, विटामिन है, न्यूक्लिक एसिड है, एक्सेट्रा। और बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री दो पार्ट से मिलकर बना है, बायो एंड केमिस्ट्री। बायो मीन्स लिविंग एंड केमिस्ट्री मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। इट मीन्स स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिविंग बॉडी, यानी कि लिविंग बॉडी के अंदर, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं उनकी स्टडी को ही हम क्या कहेंगे? बायोकेमिस्ट्री। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स आर कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। बच्चों, उसको समझने के लिए हम एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि आपको पता है कि इनके मिलने से बनता है एटम। एटम के मिलने से क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स। और जो मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सेल। जब मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल बनाएंगे तो उनको ही हम क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। यानी कि लिविंग के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे हम उसे क्या बोलेंगे? बायोमोलिक्यूल्स। सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है और फिर एक पूरी लिविंग बॉडी बनती है। यानी कि बायोमोलिक्यूल्स जो है वो खुद लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग पार्टिकल है। बायोमोलिक्यूल्स खुद क्या है? नॉन लिविंग। बायोमोलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, ये मॉलिक्यूल्स जो है वो खुद क्या है? नॉन लिविंग। लेकिन ये जब आपस में मिलते हैं तो एक लिविंग बॉडी का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स में हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड नाम से भी जानते हैं। सैकराइड का मीनिंग क्या है? सैकराइड का मीनिंग जो है और वो कहाँ से लिया गया है? सैकराइड एक ग्रीक वर्ड है जिसको हम कहते हैं सैकरन, और सैकरन का मीनिंग होता है शुगर, यानी कि स्वीट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो सैकराइड भी बोलते हैं और इसका मतलब क्या है? शुगर, यानी कि स्वीट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है विच पोजेस पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है, आगे आप पढ़ेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब है डेक्स्ट्रोरेटरी और लेवोरेटरी, यानी कि ये वो सब्सटेंस हैं जो लाइट को राइट डायरेक्शन में भी मोड़ सकता है और लेफ्ट डायरेक्शन में भी मोड़ सकता है। तो उसको हम डेक्स्ट्रो, जो राइट में मुड़े तो डेक्स्ट्रोरेटरी, जो लेफ्ट में मुड़े उसे हम लेवोरेटरी बोलते हैं। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सी, OH पार्ट, हाइड्रोक्सी मीन्स OH पार्ट, और पॉली का मतलब मीन, मैन, पॉली और हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी में हम OH की बात करेंगे और पॉली का मतलब होता है मैनी। यानी कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स होंगे जिसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन, इनके अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड यानी कि बहुत सारे, यानी कि OH कंपाउंड भी, OH मॉलिक्यूल भी मिलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सैकराइड्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी आप बोल सकते हैं। ये 3 टाइप्स की क्लासिफिकेशन है। किस बेस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस के बेस पे हम कैसे बता रहे हैं?
हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि वाटर के प्रेजेंस में इनको हम तोड़ेंगे। तो थ्री टाइप्स के हमारे पास सेक्राइड है। पहला है मोनोसेक्राइड, दूसरा है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड। नाम से ही पता आपको लग रहा है कि मोनोसेक्राइड केवल एक यूनिट सेक्राइड की, सेकंड है ओलिगोसेक्राइड, तीसरा है पॉलीसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड है, जब उसको हाइड्रोलाइज किया जाए यानी कि पानी की उपस्थिति में उसको तोड़ा जाए, तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होगा, क्योंकि मोनोसेक्राइड केवल एक ही सेक्राइड यूनिट का बना है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये और कोई स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है वो है क्या, तीन कार्बोहाइड्रेट के हम लोग टाइप हमने लिखे हैं। पहला है मोनोसेक्राइड, सबसे स्मॉलेस्ट ही ये है, तो ये और कोई स्मॉलेस्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं देगा। ये अगर इसको हम वाटर की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा, बल्कि ये डायरेक्ट हमें एनर्जी देगा। तो मोनोसेक्राइड को हम अगर वाटर की प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ओलिगोसेक्राइड अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये 2 से 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड देगा, यानी कि ओलिगोसेक्राइड के अंदर मोनोसेक्राइड जो सबसे स्मॉलेस्ट सेक्राइड है वो 2 से 10 यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होगी, और पॉलीसेक्राइड के अंदर यही मोनोसेक्राइड यूनिट बहुत ज्यादा होगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि मोनोसेक्राइड सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मोनोसेक्राइड मिलेंगे तो ओलिगोसेक्राइड बनेगा, और ओलिगोसेक्राइड से फिर क्या बनेगा, पॉलीसेक्राइड। तो जो कार्बोहाइड्रेट या जो सेक्राइड जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते और छोटे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और या आप बोल सकते हो कि और छोटे सेक्राइड के अंदर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे, यानी कि उन्हें हम क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। अगर ये हाइड्रोलाइज करेंगे आप तो ये डायरेक्ट एनर्जी देंगे, और छोटे मॉलिक्यूल में हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। दूसरा ओलिगोसेक्राइड जो हमने बताया कि 2 से 10 यूनिट देंगे, पॉलीसेक्राइड में मोर देन 10 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड आपको मिलेंगे ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड। टेस्ट की बात करते हैं तो जो मोनोसेक्राइड होते हैं वो हमारे टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट, और ओलिगोसेक्राइड भी टेस्ट में कैसे होते हैं, स्वीट। तो हम इनको स्वीट शुगर भी बोलते हैं, यानी कि मोनोसेक्राइड भी स्वीट शुगर है और ओलिगोसेक्राइड भी स्वीट शुगर है। जबकि पॉलीसेक्राइड जो है वो टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्टलेस होते हैं, यानी कि नॉन स्वीट, उनमें कोई टेस्ट नहीं होगा, तो हमसे क्या बोलेंगे, नॉन स्वीट शुगर। तो पॉलीसेक्राइड को अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास कि विच विच सेक्राइड आर नोन एज नॉन स्वीट शुगर, तो आप आंसर दे सकते हैं पॉलीसेक्राइड। इसके अलावा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज जैसे कि आपको दिख रहा है, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, फ्रुक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा, गैलेक्टोज के अंदर फिर से एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा। इनके जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। वो जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम आपको वहां पे बता देंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा स्ट्रक्चर में। इसके अलावा ओलिगोसेक्राइड जो है वो होंगे हमारे पास सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, रैफिनोज, स्टैटियोज और एटसेट्रा, और भी बहुत एग्जांपल है। पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल है हमारे पास स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हमने इसको डिटेल में पढ़ना है, वो है हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज। वो हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। इसके अलावा हमने फ्रुक्टोज के बारे में भी थोड़ा सा रफ आइडिया लेना है। तो ग्लूकोज के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो ग्लूकोज क्या है इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स हमारे पास क्या है, जो मोनोसेक्राइड है उसके जो टाइप्स होते हैं, ट्राइओस, टेट्रोस, हेक्सोस, हेप्टोस एक्सेट्रा। जिसमें ट्राइओस का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब 3, कार्बन। जो ओस वर्ड है वो शुगर से संबंधित है, तो 3 मॉलिक्यूल इसमें कार्बन के होंगे। टेट्रोस में 4 कार्बन होंगे, हेक्सोस में 6 कार्बन और हेप्टोस में 7 कार्बन, जो कि नाम से ही सबको समझ आ रहा है। जो ये ट्राइओस है उसको भी हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। किस बेस पे, कि उसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है या फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। अगर फंक्शनल ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड है तो हम उस ट्राइओस को नाम देंगे एल्डोट्राइओस, उसके नाम से पहले ट्राइओस से पहले एल्डो वर्ड लगा देंगे। अगर कीटोन है तो उसके नाम से पहले ट्राइओस से पहले कीटो वर्ड लगा देंगे। यानी कि जो ट्राइओस है वो एल्डोट्राइओस भी हो सकता है और वो कीटोट्राइओस भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सेम इस तरह से टेट्रोस के भी पार्ट हो सकते हैं, हेक्सोस के भी पार्ट होते हैं। हेक्सोस जो ग्लूकोज होगा ना, ग्लूकोज उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के अंदर आप सबको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो कार्बन मॉलिक्यूल कितने होंगे ग्लूकोज में, 6 कार्बन मॉलिक्यूल होंगे। तो हेक्सोस के अंदर जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो इसलिए हम, क्योंकि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है, ग्लूकोज के अंदर क्योंकि एल्डिहाइड प्रेजेंट है, तो मैं ये कह सकता हूं
कि ये हेक्सोस यानी कि कार्बन जो है, ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, साथ में उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो मैं उसको एल्डोहेक्सोस नाम भी दे सकता हूँ। यानी कि ग्लूकोज को मैं अगर एल्डोहेक्सोस भी कहूँ तो गलत नहीं होगा। इसके अलावा जब फ्रुक्टोज है उसके पास कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, कीटोन। तो कीटोन है तो इसलिए मैं उसको फ्रुक्टोज को कीटोहेक्सोस भी नाम दे सकता हूँ। कीटो मीन्स कीटोन ग्रुप और हेक्सोस मीन्स 6 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट, तो उसको मैं कीटोहेक्सोस भी कह सकता हूँ। तो ओलिगोसेक्राइड की अगर हम बात करते हैं, ओलिगोसेक्राइड के अंदर है सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये जो कंपाउंड है, ये जो सेक्राइड है, ये है हमारे डाइसेक्राइड। इसके टाइप्स हैं, ओलिगोसेक्राइड के टाइप्स हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड, पेंटा करते करते डेकासेक्राइड। यानी कि स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि वो ओलिगोसेक्राइड मॉलिक्यूल वो होंगे जो कि हाइड्रोलिसिस होने पे कितने मोनोसेक्राइड यूनिट देंगे, 2 से 10 यूनिट। अगर वो अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करते हैं तो अगर ये 2 यूनिट देंगे मोनोसेक्राइड के, 2 यूनिट देंगे मोनोसेक्राइड के, तो वो होंगे डाइसेक्राइड। तो सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सभी जो है हमारे लिए क्या है, डाइसेक्राइड। ये डाइसेक्राइड के एग्जांपल है। इसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल ट्राइसेक्राइड भी होंगे, टेट्रासेक्राइड। जितने मॉलिक्यूल वो हाइड्रोलाइज होने पे देंगे उनको उन्हीं नाम से जाना जाएगा। रेफिनोज जैसे कि ये जो है ये हमें 3 मॉलिक्यूल देगा तो इसे हम ट्राइसेक्राइड बोलेंगे। स्टैक्योज हमें 4 मॉलिक्यूल देगा तो इसको हम टेट्रोस बोलेंगे, टेट्रासेक्राइड बोलेंगे, टेट्रासेक्राइड। तो इस तरह से जो है इनको हमने डिवाइड करके है डाई से लेके डेका तक। पॉलीसेक्राइड जो है उसको हमने किसी भी फर्दर क्लास में या फर्दर टाइप्स में डिवाइड नहीं किया। अगला हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट टाइप ऑफ सैकराइड्स। सैकराइड से 2 टाइप होंगे यहाँ पर टेस्ट के आधार पे, पहला है शुगर, दूसरा है नॉन शुगर। जो शुगर है इन टेस्ट के आधार पे हमने शुगर को क्या कहा, स्वीट टेस्ट का है। नॉन शुगर कैसा है, टेस्टलेस होते हैं, या इसको हम नॉन शुगर को हम नॉन स्वीट भी कह सकते हैं। इसके अलावा सोल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सोल्युबिलिटी के आधार पे शुगर जो है वो कैसा होगा, वाटर में सोल्यूबल पार्ट होगा, जबकि नॉन शुगर वाला पार्ट कैसा होगा, इनसोल्युबल, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा। एग्जांपल की बात करते हैं तो शुगर के एग्जांपल है मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, जबकि नॉन शुगर का एग्जांपल क्या है, पॉलीसेक्राइड। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉन शुगर है उसको हमने फर्दर किसी भी टाइप से डिवाइड नहीं कर रखा है, लेकिन जो शुगर है उसको फिर से हमने 2 टाइप में डिवाइड कर रखा है, एक है रिड्यूसिंग शुगर, एक है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये किसके आधार पे किया है हमने, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पे। रिड्यूस किसको करना है, तो रिड्यूस ऑफ शुगर और नॉन रिड्यूस शुगर, इसके दो पार्ट हैं, वो किसके आधार पे है, रिड्यूस्ड टू फैलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलरेंस रिएजेंट। यानी कि जो शुगर फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट, ये 2 केमिकल है हमारे पास, अगर इन दोनों ग्रुप को, इन दोनों केमिकल्स को अगर जो शुगर रिड्यूस कर दे तो वो रिड्यूसिंग शुगर, और जो ना रिड्यूस करे वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर जो है वो उसको रिड्यूस नहीं कर सकता, जबकि रिड्यूसिंग शुगर जो है वो इन दोनों केमिकल्स को रिड्यूस कर देगा। कारण क्या है, क्यों रिड्यूस कर देगा, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। रिड्यूसिंग शुगर जो कि इन दोनों फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देगा, कारण है उसके पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप, चाहे वो एल्डिहाइड की फॉर्म में हो चाहे वो कीटोन की फॉर्म में हो, उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। जबकि नॉन रिड्यूसिंग शुगर के अंदर वो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो रिड्यूस शुगर का एग्जांपल है मोनोसेक्राइड। ऑल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज। इसके अलावा जो डाइसेक्राइड है हमारे, वो है उनमें माल्टोज एंड लैक्टोज, और ये भी एक डाइसेक्राइड है जिसका नाम क्या है, सुक्रोज। लेकिन ये क्या है हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और क्वेश्चन पेपर में भी बहुत ज्यादा आता है कि विच सैकराइड्स या विच शुगर आर नॉन रिड्यूसिंग, तो आपको आंसर करना है सुक्रोज। हालांकि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज तीनों ही डाइसेक्राइड है। जो डाइसेक्राइड का पार्ट है ओलिगोसेक्राइड का, तो ये तीनों उसके पार्ट है, लेकिन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पर अगर हम बात करें तो नॉन रिड्यूस शुगर के अंदर आएगा सुक्रोज, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होगा। जबकि नॉन रिड्यूसिंग के पास क्या है, माल्टोज, लैक्टोज और ऑल टाइप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो बच्चों अब हम कार्बोहाइड्रेट का पहला पार्ट मोनोसेक्राइड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मोनोसेक्राइड है क्या, मोनोसेक्राइड जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि वो स्मॉलेस्ट पार्ट है सैकराइड का जिसको हम और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, यानी कि नॉट हाइड्रोलाइज टू प्रोड्यूस स्मॉलेस्ट सैकराइड्स। अगर इसको आपने हाइड्रोलाइज यानी कि वाटर की प्रेजेंस में तोड़ने की कोशिश करी तो आपको ये डायरेक्ट एनर्जी देगा, तो लेकिन कोई स्मॉलेस्ट सैकराइड नहीं देगा।
मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि अर्थ पे पाया जाता है। अक्रेंस की अगर हम बात करें कि किस फॉर्म में पाया जाएगा या कहाँ पाया जाएगा, ये फ्री फॉर्म में भी पाया जाता है और साथ साथ ही कंबाइंड फॉर्म में भी, यानी कि ये जो नेचर ने हमें जो भी किस फॉर्म में दे रखा है, उसको फ्री फॉर्म में, यानी कि उसको ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में डायरेक्ट भी दे रखा है। इसके अलावा कंबाइंड फॉर्म में ग्लूकोज कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, ग्लूकोज डाइसेकेराइड की फॉर्म में भी है, ट्राइसेकेराइड की फॉर्म में भी है, और वो पॉलीसेकेराइड की फॉर्म में भी है। यानी कि स्टार्च के अंदर, जैसे कि स्टार्च है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, तो वो क्या है, एक कंबाइंड फॉर्म ऑफ मोनोसेकेराइड यानी कि ग्लूकोज की। इसके अलावा एग्जांपल की अगर बात करें, मोनोसेकेराइड के एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड गैलेक्टोज। जो सबसे ज्यादा हमने फोकस जिस पे रखना है वो है हमारा ग्लूकोज। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ग्लूकोज ही है। तो ग्लूकोज को और भी कुछ नामों से जाना जाता है, जैसे कि हम से बता दें, जैसे कि ग्लूकोज, इसको हम एल्डो हेक्सोज भी कहेंगे। एल्डो क्यों, क्योंकि एल्डो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हेक्स मतलब 6 कार्बन है, और ओस मतलब सैकराइड यानी कि ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इसको हम एल्डो हेक्सोज भी कहेंगे। डेक्सट्रोज भी कहेंगे। डेक्सट्रोज में डेक्स्ट्रो का मतलब है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब है कि ये वो ओस मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड, ये वो सैकराइड है या वो कार्बोहाइड्रेट है जो कि लाइट को राइट डायरेक्शन में, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मीन्स मतलब होगा कि लाइट को जो राइट डायरेक्शन में बढ़े उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज लाइट को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकता है, इसलिए प्लेन पोलराइज लाइट को वो भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोज। इसके अलावा इसको हम ग्लूकोपायरानोज भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लूकोज जो है ये पायरानोज की फॉर्म में पाया जाता है। पायरानोज मतलब 6 मेंबर्ड रिंग जो है, उसको हम क्या बोलेंगे, पायरानोज, जो कि पायरेन की स्ट्रक्चर की तरह दिखेगा आपको। तो ये एक जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा। ये नॉन साइक्लिक भी होंगे, लेकिन ये वाला जो मॉलिक्यूल होगा ये एक साइकिल की, जो कि पायरेन की तरह आपको नजर आएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में हम आपको दिखाएंगे कि पायरेन क्या होगा, तो इसको हम ग्लूकोपायरानोज भी कहेंगे। तो ये सभी नाम जो है वो ग्लूकोज के हैं। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो सबको पता है, C6H12O6। फर्स्ट ग्रुप कौन सा प्रेजेंट होगा इसमें, एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा कार्बन नंबर 1 पे, जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। पहले नंबर पे जो है कार्बन, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिखेगा। तो फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा एल्डिहाइड, वो कार्बन नंबर 1 पे पाया जाएगा। इसके अलावा साइड चेन जो होंगी, जो कि ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फर्स्ट ग्रुप तो आपका क्या होगा, एल्डिहाइड। बाकी जो फर्स्ट ग्रुप है वो साइड चेन के रूप में पाए जाएंगे, और साइड चेन के रूप में जो है OH, वो कहाँ कहाँ होगा, 4 जो है वो सेकेंडरी OH होंगे, यानी सेकेंडरी अल्कोहलिक पार्ट होंगे, और एक जो है वो कैसा होगा, सॉरी, एक जो है वो कैसा होगा आपका प्राइमरी, एक जो है वो आपका कैसा होगा, प्राइमरी। तो कहाँ होगा, तो 4 OH जो पार्ट है वो आपको दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। ये जो 4 है सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल वो आपको पता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन आगे किसी तरीके से कार्बन से अटैच होगा, यहाँ पर 2 कार्बन से अटैच होगा तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और प्राइमरी अल्कोहल ये कहाँ है, ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे OH जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है, बाकी ये सारे कार्बन, वन, ये सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ये OH जो पार्ट है, ये OH जिस भी कार्बन से अटैच है वो कार्बन आगे फर्दर 2 कार्बन से अटैच है। इसलिए जो है हम ये कहेंगे कि 2 3 4 5 ये जो कार्बन है ये क्या है, हमारे सेकेंडरी अल्कोहल। तो 4 हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल होंगे और एक हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल होगा। इसके अलावा एसिमेट्रिक कार्बन हमारे पास कितने होंगे, 4, और कायरल सेंटर भी हमारे पास कितने होंगे, 4। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब क्या है, वो कार्बन मॉलिक्यूल जिसके जो 4 बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड के पास जो भी एटम और मॉलिक्यूल लगे होंगे, चाहे कोई भी एटम या कोई मॉलिक्यूल जो लगा हो, वो डिफरेंट होंगे। अगर वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करते हैं, हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, 4 हैं, और कायरल सेंटर भी हैं, उनको 4 ही ढूंढेंगे, वो 4 ही होंगे। जैसे कि कार्बन नंबर 2 3 4 5 मैंने इनके ऊपर स्टार लगा दिया है, जो स्टार वाले मॉलिक्यूल है ये एसिमेट्रिक कार्बन होंगे, और इन्हीं को कायरल सेंटर कहेंगे। इस कार्बन को देखिए, फॉर एग्जांपल ये सेकंड कार्बन है, इसके 4 बॉन्ड 1 2 3 4, और आपको ये चारों मॉलिक्यूल्स, एक तरफ CHO, एक तरफ OH, एक तरफ ये पूरा मॉलिक्यूल, और एक तरफ H, ये चारों के चारों जो है मॉलिक्यूल वो डिफरेंट होंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे एसिमेट्रिक। इसी तरह इस पे भी सेकंड थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे, इन चारों कार्बन पे जो है मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, चारों को एसिमेट्रिक कार्बन, और इसी को हम क्या बोलेंगे, कायरल सेंटर। इसके अलावा टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, स्ट्रक्चर
स्टीरियो आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट उनका स्टीरियो जो है मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है यहाँ पर, n n इज द कायरल सेंटर। और आपको पता है हमारे पास ग्लूकोज के कायरल सेंटर कितने हैं, स्टार जहां पे लगे हुए कितने हैं कायरल सेंटर, n यानी कि 4। तो n की पावर हमने कितनी लगा दी, 4 लगा दी। तो 2 को हमने 4 टाइम लिखना है और उसका आंसर होगा 16। यानी कि हमारे पास ग्लूकोज के लिए जो टोटल स्टीरियो आइसोमर होंगे वो कितने हमारे पास होंगे, वो होंगे 16। बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को हम कैसे बना सकते हैं, उसके हम 2 मेथड हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम पढ़ेंगे। पहला है फ्रॉम सुक्रोज, सुक्रोज यानी कि फ्रॉम डाइसैकेराइड भी आप लिख सकते हैं कि डाइसैकेराइड से हमने कैसे बनाया। और दूसरा है फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च यानी कि पॉलीसैकेराइड, जो हमने एग्जांपल में पढ़े थे, स्टार्च जो है वो पॉलीसैकेराइड एग्जांपल है और सुक्रोज डाइसैकेराइड का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम सुक्रोज। तो सबसे पहले हमने सुक्रोज को लेना है। ये सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसमें आपने वाटर को ऐड करना है। वाटर को ऐड करने से जो ये मॉलिक्यूल होगा सुक्रोज का वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद हमसे क्या करेंगे, वाटर के प्रेजेंस में जब हम ब्रेक करते हैं तो हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जब भी हम किसी, याद है आपको जब मैंने कराया था ओलिगोसेकेराइड तो या पॉलीसेकेराइड, जब पॉलीसेकेराइड में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब हम पॉलीसेकेराइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो मोनोसेकेराइड के कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं, मोर देन 10 और मैनी मॉलिक्यूल्स सेम। और उसी तरह ओलिगोसेकेराइड में भी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था डाइसेकेराइड का। तो डाइसेकेराइड में भी क्या पढ़ा था हमने, जब उसकी हाइड्रोलिसिस होती है तो डाइसेकेराइड की तो 2 मोनोसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स वो हमें देगा। तो सेम वही चीज है यहाँ पर, जैसे कि सुक्रोज का हमने एग्जांपल लिया, सुक्रोज डाइसेकेराइड का पार्ट है। तो जब सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और उसको हम बॉयल करेंगे तो आपको 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलेंगी और वो दोनों मोनोसेकेराइड की यूनिट्स होती है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। तो सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करने से हमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये 2 मोनोसेकेराइड मिलते हैं। इसके अलावा जब फ्रूट स्टार्च करेंगे यानी कि एक पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड की हम जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सेम वही चीज है, हाइड्रोलिसिस में वाटर को ऐड करना है एसिड की प्रेजेंस में और टेम्परेचर और प्रेशर आपको देना है। तो स्टार्च जो है वो किससे बना होगा, स्टार्च जो बनता है वो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। तो सेम वैसे ही प्रोसीजर होगा। स्टार्च जो है जब वो उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो क्या देगा हमें, ग्लूकोज, ग्लूकोज के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ये इस n का मतलब, जो इस वाले n का मतलब और इस n का मतलब, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब हम ब्रैकेट के बाहर n हम यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये एक लंबी चेन है, ये चेन के फॉर्म में है, ये अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये C6H10O5 ये एक लंबी चेन के रूप में है और जो कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे। जबकि यहाँ पर जो फॉर्मूला है C6H12O6, इसमें ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो n नंबर है। n नंबर का मतलब है कि यहाँ पे ग्लूकोज के अलग 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 मॉलिक्यूल हैं जिनके ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में तो बॉन्डिंग है लेकिन ग्लूकोज के सभी मॉलिक्यूल आपस में बाइंड नहीं है। तो ये अलग अलग मॉलिक्यूल है। जैसे कि एक 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 माला है मोतियों की, तो वो तो आप समझ सकते हैं कि ये स्टार्च, ये जो मोतियों की माला है इसमें मोती लगे हुए हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड है वो, जो धागा है वो एक बॉन्ड का काम करता है। तो वो इसमें है और इसमें वो कोई धागा नहीं है, वो हमने उसको ब्रेक कर दिया है तो वो उसके मोती जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है तो अलग 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 पड़े हुए हैं। तो इस एन का मतलब है, जो फ्रंट में लिखा जाता है तो इसका मतलब है कि इसके मॉलिक्यूल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, जितने भी होंगे तो वो इसका मतलब है। तो बच्चों अब हमने जो है ग्लूकोज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला आप सभी को पता है ग्लूकोज का, हम बहुत पहले से करते हैं, C6H12 और O6। ये मोलिकुलर फॉर्मूला है ग्लूकोज का और इसके अंदर जो है स्ट्रक्चर जो है ग्लूकोज का ये दिखा रखा है। इस स्ट्रक्चर आपको कैसे ड्रॉ करना है वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, आप उस तरह से उसकी प्रैक्टिस करें। देखिए जरा ध्यान से, कार्बन 6 है तो आपको 6 कार्बन पहले ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद कार्बन 6 ड्रॉ करने के बाद आपको फर्स्ट नंबर पे जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है। एल्डिहाइड ग्रुप आप यहाँ पर C O और इस तरफ H इस तरफ लगा सकते हैं, या O को इस तरफ लगाइए, H को इस तरफ लगाइए। पहला पार्ट जो है आपको पहला कार्बन वो एल्डिहाइड होगा। उसके अलावा जो सबसे लास्ट कार्बन होगा उस पर आपको क्या लगाना है, CH2OH। बाकी जो सेंटर वाले 5 कार्बन है जो एसिमेट्रिक यानी कि कायरल सेंटर है, उनको आपने इस तरह से, जैसे पक्षों के पर होते हैं ना, ऐसे निकाल देते हैं, वैसे निकाल दो। 1 2 3 कार्बन जो है उसके पास OH लेफ्ट साइड में लगाइए,
बाकियों के पास बचे हुए OH को राइट साइड पे लगाइए, OH OH और OH। बाकी आपको जहां पे दिख रहे हैं बॉन्ड वहां पे आपको इनकी वैलेंसी पूरी करने के लिए H लगा दें। तो ये है बेटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो ये हमने कैसे ड्रॉ किया वो मैंने आपको समझा दिया कि आप भी इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। तो पहले नंबर पे क्या लगाना है आपको, एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे नंबर पे आपको OH, जो OH जो है साइड चेन के रूप में OH लगाना है। OH आपको याद है ग्लूकोज का, जब हमने ग्लूकोज की डेफिनेशन करी थी या कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन करी थी, तो हमने उसमें लिखा था ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विच पोजेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है बहुत सारे हाइड्रोक्सी। देखिए इसमें कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है, हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं यहाँ पर आप ये देखिए जरा बच्चों, 1 2 3 4 5। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है और साथ में इसमें क्या है, एक एल्डिहाइड होगा या फिर एक कीटोन एज ए फंक्शनल ग्रुप के रूप में प्रेजेंट होगा। तो ये था स्ट्रक्चर किसका, ग्लूकोज का। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ये जो कार्बन है, इसमें कार्बन 6 होंगे, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, OH इसके अंदर 5 OH होंगे। ये क्यों होंगे, कैसे होंगे, ये हम इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट या हम कुछ एविडेंस पढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो ऐसा ही क्यों है। एल्डिहाइड ग्रुप पहले नंबर पे है, पहले पे ही क्यों है। OH जो है उनकी पोजीशन इस तरह से है, क्यों है। कार्बन की जो चेन है वो एक स्ट्रेट चेन के रूप में कार्बन प्रेजेंट है, साइकिल के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। इसके लिए हम कुछ एविडेंस पढ़ेंगे। तो बच्चों हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अब जिसका नाम है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज। अभी तक हमने ग्लूकोज की प्रिपरेशन पढ़ी थी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको बताया था। अब हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्लूकोज, यानी कि हम ग्लूकोज लेंगे और ग्लूकोज की रिएक्शन अलग अलग केमिकल से करवाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट बनता है। तो केमिकल प्रॉपर्टी ग्लूकोज भी यही है और साथ में ये कुछ हम एक्सपेरिमेंट या कुछ कह सकते हो कि ये एविडेंस है, ये वो एविडेंस है जो कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ये मॉलिक्यूल होते हैं कि 6 कार्बन होंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप 5 होंगे, एल्डिहाइड ग्रुप होगा और एल्डिहाइड ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे होगा। तो कुछ ये एविडेंस है जो हमें ये बताएंगे कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो इनको हम करने के लिए सबसे पहले हम इनकी रिएक्शन करेंगे अलग अलग केमिकल से, उसके बाद आपको प्रोडक्ट बनाएंगे और ऑब्जर्व उन प्रोडक्ट को बना के हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या हमें दिखा, और इसके बाद हम उसकी कंक्लूजन यानी कि कंक्लूड करेंगे कि क्या उससे निष्कर्ष निकलता है कि ग्लूकोज में क्या कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, किस पोजीशन पे है, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जो है हम जो रिएक्शन करेंगे वो है रिएक्शन विद HI। तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और इसमें हम सबसे पहले जो रिएक्शन करेंगे इसको एक समअप कर सकते हैं आप, वो कैसे करेंगे, जो ये एसिमेट्रिक कार्बन है ये, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O H। इस पूरे को जो सेंटर में कार्बन है एसिमेट्रिक, इसको हम CHOH CHOH सब में है, CHOH CHOH। इनको समअप करके हमने कितने 1 2 3 एंड 4, तो इसको हम 4 लिख देंगे और साथ में क्या है ये CH2OH। तो जो हमारा ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, ये ओवरऑल ये है मॉलिक्यूल। तो इसको लेने की बजाय हम ये लेंगे तो ज्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा, ये मॉलिक्यूल। तो इसमें आपको दिख रहा है ग्लूकोज में पहला पार्ट क्या है हमारा, पहला कार्बन जो है वो एल्डिहाइड कार्बन है, बाकी जो 4 कार्बन है वो एसिमेट्रिक कार्बन, और लास्ट में हमारा प्राइमरी अल्कोहल जो छठा कार्बन है वो है। तो सबसे पहले जो हम रिएक्शन करेंगे बच्चों वो है हमारा रिएक्शन विद HI इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। उसको थोड़ा सा हिट करेंगे या हम 373 केल्विन से। तो सबसे पहले जब हमने ग्लूकोज की रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, रिडक्शन करता है। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या आप क्या कह सकते हो, एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या दिख रहा है इसमें, आपको क्या दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है उसको एलिमिनेट कर दो और उसके स्थान पे क्या लेके आ जाइए, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को हटाइए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को हटाइए, जहां पे जरूरत है वहां पे आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन को हटाइए और हाइड्रोजन को ऐड कर दिए इसकी बैलेंस को पूरा करने के लिए।
सेकंड कार्बन में इसमें ऑक्सीजन है, इसको हटाइए, वैलेंसी ऑलरेडी पूरी हो जाएगी। सी है कार्बन, इसके साथ H, इसके साथ एक H रह जाएगा, तो CH2। इसमें बाहर से ऑक्सीजन ऐड करने की हाइड्रोजन ऐड करने की जरूरत नहीं है, ना ही इसमें है ना इसमें है। तो यहाँ पे जो CH2 मॉलिक्यूल बनेगा, ऑक्सीजन को रिमूव करके, ऑक्सीजन 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 को रिमूव करके जो मॉलिक्यूल बनेगा वो है CH2। तो CH2 मॉलिक्यूल कितनी बार हुआ, CH2 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 4 टाइम। तो यहाँ पर देखिए जरा CH2 कितनी बार है, 4 टाइम्स। उसको मैंने, इसको आपको सम करके जो है एक बार में यहाँ भी लिख सकते हैं आप, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है 4। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, ये ऑक्सीजन को रिमूव कर दीजिए, तो सी के साथ 2 H रहेंगे, CH2 4 टाइम्स। यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, इसको रिमूव कर दीजिए, 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 CH3। यहाँ पे जो ऑक्सीजन इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास कार्बन की 2 ही वैलेंसी रहेगी, तो इसलिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हम ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर हाइड्रोजन एडेड, इसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करेगा, तो हमारे पास इस फर्स्ट कार्बन में 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन बाहर से, टोटल CH3। तो जो हमारा मॉलिक्यूल जो है वो बनेगा वो क्या है, CH3 CH2 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 4 टाइम CH2 एंड लास्ट में CH3। तो इस रिएक्शन से हमें क्या ऑब्जर्व, हमें क्या दिखा, हमें ये पता लगा कि हमें स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन, यानी कार्बन एटम की 6 कार्बन एटम की एक स्ट्रेट चेन मिल रही है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन यानी कि फर्स्ट जो आपका जो रिएक्शन है उससे कंक्लूजन ये निकला कि कार्बन के नंबर कितने होंगे, 6 होंगे, और किस फॉर्म में होंगे, ओपन चेन की फॉर्म में होंगे। ये जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है वो साइकिल की फॉर्म में है या ओपन चेन की फॉर्म में है। तो इससे, इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट चेन मिली है तो इससे प्रूव होता है कि वो ओपन चेन की फॉर्म में है, ना कि साइकिल की फॉर्म में होगा। दूसरी हमारी जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलमीन, ये जो NH2OH लिखा है इसका नाम है हाइड्रोक्सिलमीन। हाइड्रोक्सिलमीन से हम रिएक्शन करेंगे और साथ में हम रिएक्शन किससे करेंगे, हाइड्रोजन साइनाइड HCl के साथ रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर जो थर्ड है, रिएक्शन नंबर 2 और रिएक्शन नंबर जो थर्ड है उस वो हमें क्या बताएगी, रिएक्शन नंबर 2 और 3। इससे हमें ये पता लगेगा कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर एक कार्बोनिल CO कार्बोनिल ग्रुप है। अभी कार्बोनिल ग्रुप जो है एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसमें सेकंड और थर्ड रिएक्शन में ये कंफर्म नहीं हुआ। सिर्फ कंफर्मेशन इस बात की है कि हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होगा। तो चलिए रिएक्शन करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्शन करी। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ जैसे हम रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, हाइड्रोक्सिल अमीन से जैसे ही हम रिएक्शन करेंगे तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर रिएक्शन होगी, इसमें दोनों H, हाइड्रोक्सिल अमीन के 2 H इस O को लेकर रिमूव हो जाएंगे, वाटर रिमूव हो जाएगा, जो बचा हुआ पार्ट है वो इसके साथ ऐड हो जाएगा, NOH डायरेक्ट जाके NOH इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव आप सभी को पता है, ये मैकेनिज्म नहीं है रिएक्शन का, ये सिर्फ रिएक्शन को समझने का एक तरीका है। NOH जो है N वाला पार्ट जाएगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा C डबल बॉन्ड NOH, N के साथ OH भी है तो डायरेक्ट जाके यहाँ पे लगेगा, तो NOH और वाटर रिमूव। क्योंकि इससे क्या पता लगा, क्योंकि ये ग्लूकोज था, ग्लूकोज के साथ क्या लग गया, NOH ऑक्साइड, तो ये हमारे ग्लूकोज ऑक्साइड की फॉर्मेशन की ऑब्जर्व क्या किया हमने कि ग्लूकोज ऑक्साइड बना, ग्लूकोज ऑक्साइड बना, इससे प्रूव होता है कि यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप किस फॉर्म में है, एल्डिहाइड या कीटोन, वो कंफर्म नहीं है यहाँ पर। दूसरी बात, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इस तरफ कार्बन की चेन है, इस तरफ हाइड्रोजन है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, एल्डिहाइड। लेकिन स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त हमें नहीं पता था, या उस समय नहीं पता था कि क्या होगा, कि कार्बोनिल ग्रुप के इस तरफ कार्बन है या इस तरफ भी कोई कार्बन होगा, हो सकता है कीटोन ग्रुप हो सकता है एल्डिहाइड ग्रुप हो। लेकिन यहाँ पर इस सेकंड और थर्ड में कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ कंफर्मेशन इतनी है कि कार्बोनिल का सिर्फ CO ग्रुप यूज होगा। अब ये CO ग्रुप जो है वो एल्डिहाइड में भी होगा प्रेजेंट और कीटोन में भी होगा प्रेजेंट, तो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है, ये हम हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन करेंगे और ये कंफर्मेशन होगी कि कार्बोनिल ग्रुप जो है हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा। तीसरी रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको पता है H प्लस है, Cl माइनस की फॉर्म होता है, साइनाइड नेगेटिव फॉर्म होता है। जब इसका रिएक्शन करेंगे यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, हाई रिएक्टिव होने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन कहा जाएगा O के पास, साइनाइड कहा जाएगा, साइनाइड नेगेटिव फॉर्म में है, साइनाइड कहा जाएगा
कार्बन के पास। तो जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा, वो एच जो है वो O के साथ अटैच होगा इस तरह से, और जो साइनाइड वाला पार्ट है वो किसके साथ अटैच होगा, कार्बन के साथ, इस तरह से। ठीक है बच्चों, ये जो है सिर्फ आपको समझाने का एक तरीका है कि जो नेगेटिव पॉजिटिव कर रहे हैं, ये रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं है। रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत ज्यादा स्टेप में होगा, तो उसको अभी यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये पता होना चाहिए, कैसे बनेगा ये पता होना चाहिए। तो हम हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन करेंगे और हमारे पास क्या कंपाउंड बनेगा, हाइड्रोजन भी अटैच हो गया O के साथ और साइनाइड भी अटैच हो गया कार्बन के साथ। तो हमारे पास जो कंपाउंड बना वो है ग्लूकोज ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। तो ऑब्जर्व क्या किया हमने कि जब हम रिएक्शन करेंगे, ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से हमने करी, तो हमारे पास क्या बना, ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन, यानी कि साइनाइड भी अटैच हो गया और हाइड्रोजन भी अटैच हो गया, तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बन गया। तो इससे कंफर्मेशन का कंफर्मेशन यह हुई कि ग्लूकोज के अंदर कहीं ना कहीं कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन और साइनाइड दोनों ही अटैक कर रहे हैं, दोनों ही ऐड हो रहे हैं, इनकी एडिशन रिएक्शन हो रही है, दोनों ही ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वहां पे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, क्योंकि O भी है यहाँ पर, O के साथ H अटैच हो रहा है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है और साइनाइड भी है, तो इसका मतलब है कार्बन जो है उसके साथ ऑक्सीजन अटैच होगी। तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन मिलती है साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन की वजह से। कंफर्मेशन ये है कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो सेकंड और थर्ड जो रिएक्शन है वो हमें ये बताएंगी कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होगा। फिर से जो ध्यान देने वाली बात यह है कि सेकंड और थर्ड जो है रिएक्शन के अंदर हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड प्रेजेंट है या कीटोन प्रेजेंट है। फंक्शनल ग्रुप की कंफर्मेशन अभी भी नहीं है, सिर्फ कंफर्मेशन इतनी है कि वो कार्बोनिल होगा। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि कार्बोनिल जो ग्रुप होगा उसके दोनों तरफ, एक तरफ कार्बोनिल दोनों में है, इधर H लगा दो, यहाँ पे कार्बन की चेन लगा दो, ये क्या बन जाएगा आपका एल्डिहाइड, और दोनों तरफ कार्बन की चेन लगा दो तो ये क्या बन जाएगा कीटोन। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों में प्रेजेंट है, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी होगा और कीटोन में भी होगा, एल्डिहाइड में भी है और कीटोन में भी होगा, लेकिन कंफर्मेशन अभी नहीं है। कंफर्मेशन कैसे हुई हमें कि ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट होगा, कैसे कंफर्म हुआ, इसको कंफर्म करने के लिए आइए रिएक्शन नंबर 4 हम करेंगे। रिएक्शन नंबर 4 क्या है, रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन, यानी कि वाटर ब्रोमीन वाटर है। हमने यहाँ पे क्या लिया है कि ब्रोमीन वाटर के अंदर डिसोल्व है, एक्वस जो सोलवेंट है वो क्या है हमारा एक्वस फॉर्म में है, तो हम इसको कहेंगे ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होगा, ब्रोमीन वाटर को हम क्या कहेंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये हमारे लिए क्या है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या काम करेगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप को, ध्यान से सुनिए, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एक्वस ब्रोमीन है, इसका काम होगा कि ये आपके एल्डिहाइड ग्रुप को एसिड में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट करेगा। अभी देखिए जरा, हमारे पास कितने एल्डिहाइड ग्रुप है इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल में, केवल और केवल एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है, और अगर एक ही एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसको वो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक जो एल्डिहाइड है उसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, एक एसिड मॉलिक्यूल लिख दिया। इसके अलावा ये जो बाकी का स्ट्रक्चर है ये वैसे का वैसे ही एज इट ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। यानी कि रिएक्शन कहाँ होगी, सिर्फ एल्डिहाइड वाले पार्ट पे, कार्बोनिल वाले पार्ट पे, जिसको हम क्या कहेंगे एल्डिहाइड। तो क्या बना हमारा, जब हम रिएक्शन करेंगे, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि एक्वस ब्रोमीन या हम कहेंगे ब्रोमीन वाटर से करेंगे, तो हमारे पास जो बनेगा कंपाउंड उसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड क्या होगा, जो एल्डिहाइड है उसके स्थान पे क्या आ जाएगा, एसिड। बाकी ये सारा CHOH 4 टाइम्स है हमारे पास, और ये प्राइमरी अल्कोहल वाला है। तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है, दैट इज वन एसिडिक ग्रुप, यानी कि एक एसिडिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो कंफर्मेशन क्या हुई, ऑब्जर्व तो हमने किया कि एक एसिडिक ग्रुप हमारे पास आ गया जब हम रिएक्शन करेंगे ब्रोमीन वाटर के साथ, लेकिन कंफर्मेशन क्या हुई, कंफर्मेशन ये हुई कि वहां पर जो कार्बोनिल ग्रुप था वो किस फॉर्म में होगा, एल्डिहाइड की फॉर्म में होगा। कंफर्मेशन होगी, कैसे कंफर्मेशन हुई, क्योंकि ब्रोमीन जो वाटर है वो किससे रिएक्ट करेगा, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, और ये किससे रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट करता है एल्डिहाइड से, कीटोन से नहीं रिएक्ट करेगा, ये किससे रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये एसिड। तो ये कंफर्मेशन है हमारी कि कार्बोनिल जो ग्रुप है वो किस फॉर्म में पाया जाएगा, हमारे पास एल्डिहाइड के फॉर्म में पाया जाएगा। जो नेक्स्ट रिएक्शन है, अच्छा एक और ब्रोमीन, ये है ब्रोमीन जो क्या है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
अगर हम इसके स्थान पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लें, जो है रिएक्शन नंबर 6 में, 5th हम करेंगे भी, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड, किसी भी फॉर्म में लें आप, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, जिसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। ये क्या करेगा, देखिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सिर्फ एल्डिहाइड को एस्टर में कन्वर्ट करेगा, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो एल्डिहाइड को भी एसिड में कन्वर्ट कर सकता है, और जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, जो हमारे पास क्या है, केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, देखो OH जहां भी होगा वो अल्कोहल, अल्कोहलिक पार्ट होगा, तो OH जो है इस कार्बन पे अटैच है, तो ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है। OH यहाँ पर भी है, इन चारों में भी है, लेकिन ये कौन से अल्कोहल है, ये सेंटर वाले, ये है हमारे सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल को वो कन्वर्ट नहीं करेगा, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को वो एसिड में कन्वर्ट करेगा, कौन, हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3। तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो केवल एल्डिहाइड को कन्वर्ट करेगा एसिड में, जबकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होगा वो एल्डिहाइड को भी कन्वर्ट करेगा एसिड में, और साथ में प्राइमरी अल्कोहल, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल, नॉट सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को भी कन्वर्ट करेगा एसिड में। तो रिएक्शन के बाद हमारे पास क्या मिला, रिएक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है वो COOH एक एसिड में, सेंटर वाला पार्ट CHOH 4 टाइम्स, वैसे ही प्राइमरी अल्कोहल को भी किसी कन्वर्ट कर देगा COOH में। तो कितने एसिडिक पार्ट मिले हमें, 2। इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर क्या मिला, हमारे ग्लूकैरिक एसिड या सैकरिक एसिड जिसको कहेंगे, ग्लूकैरिक एसिड या सैकरिक एसिड। ग्लूकैरिक एसिड फॉर्मेशन, ग्लूकैरिक एसिड, दैट इज 2 एसिडिक ग्रुप आर प्रेजेंट, एक फर्स्ट कार्बन पे, एक लास्ट कार्बन पे, तो 2 ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट हो गए, 2 एसिड ग्रुप। इससे क्या कंफर्मेशन हुई, कंफर्मेशन ये हुई कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल में एक तो है हमारे पास वो एल्डिहाइड ग्रुप होगा जो कि एसिड में कन्वर्ट हुआ है, और साथ साथ एक प्राइमरी अल्कोहल भी होगा। तो एक एल्डिहाइड ग्रुप है हमारे पास और एक क्या है हमारे पास, प्राइमरी अल्कोहल, ये इसमें कंफर्म हुआ। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये जो है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड है। अच्छा, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल ही हमने यूज करे हैं, वो भी क्यों, वो बताते हैं आपको। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, जो एसिडिक एनहाइड्राइड वाला पार्ट होगा वो या तो आप ऊपर वाले से, ये ऑक्सीजन एक साइड लेके जाने आपको, या तो ऊपर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करिए या यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करिए। मान लीजिए कि बॉन्ड को यहाँ से आपने ब्रेक किया तो होगा क्या, CH3COO, ये पार्ट तो रिमूव होगा, CH3COO, लेकिन इस O के साथ एक H पार्ट भी जाएगा। अब नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप कर सकते हैं समझने के लिए, तो O के साथ एक H वाला पार्ट भी यहाँ पर जाएगा, और ये H वाला पार्ट कहाँ से जाएगा, ये वाला H पार्ट जो है वो जाएगा हमारे, हाँ, एल्डिहाइड को छोड़कर जहां पे भी अल्कोहल है, OH वाला पार्ट है, उस अल्कोहल का H वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। OH का H पार्ट, H 1 2 3 4 एंड 5 OH यानी 5 हाइड्रोक्सिल पार्ट हमारे पास, और हाइड्रोक्सिल में से H जो है वो रिमूव हो जाएगा। कैसे, CH3COO, O के साथ क्या जुड़ जाएगा, एक H। तो ये हमारे पास ये एसिटिक एनहाइड्राइड में से क्या रिमूव हो गया है, एसिटिक एनहाइड्राइड में से एसिटिक एसिड रिमूव हो गया। बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारे पास ये है, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है COCH3, ये पूरा का पूरा पार्ट जाएगा और उस H के स्थान पे लग जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, CH, ये H रिमूव हो गया तो हमारे पास CHO, और O के साथ क्या लग जाएगा, COCH3, O के साथ क्या लग जाएगा, COCH3। हर जगह ये होगा, जहां भी O के साथ ये H रिमूव होने के बाद O के साथ हमारे पास क्या लग जाएगा, COCH3। तो इसको हम जैसे यहाँ पर क्या है, CH2OH है, ये H रिमूव होगा तो क्या रहेगा, CH2O, ये पूरा पार्ट रहेगा, और इस O के साथ क्या रहेगा, COCH3, ये पार्ट एसिटेट पार्ट। तो हम इसे क्या लिखेंगे, CH2O, इस O H रिमूव हो गया, O के साथ क्या लग जाएगा, CH3CO, ये वाला पार्ट, ये कहां से आया, CH3CO, ये एसिटेट पार्ट जो है एसिटिक एनहाइड्राइड्स के एक पार्ट से आया, और एक पार्ट जो है वो रिमूव हो गया, किसको लेके, हाइड्रोजन कहां से गए, हाइड्रोजन, जहां भी हाइड्रोक्सिल पार्ट आपको दिख रहा है, 5 हाइड्रोक्सिल है हमारे पास, 5, जिसमें से 4 जो है वो हाइड्रोक्सिल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल वाले हैं, जबकि एक जो OH है हाइड्रोक्सिल पार्ट हो गया है प्राइमरी अल्कोहल वाला। लेकिन ये 5 के 5 जो है वो रिमूव होंगे, वो एसिडिक एनहाइड्राइड में रिमूव हो जाएंगे, 5 H, और उसके स्थान पे जो मॉलिक्यूल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, पेंटा एसिटेट,
एसिटेट जो ग्रुप लगे हमारे पास CH3CO, CH3CO कितनी बार लगे हैं हमारे पास? 4 टाइम्स यहाँ पर लगे हैं और एक यहाँ पे, तो एसिटेट कितनी बार बना? 5 बार। तो हमने क्या किया यहाँ पे 5 एसिटिक एनहाइड्राइड 5 टाइम्स लिए, एसिड रिमूव हो गया 5 टाइम्स, जो एसिटेट जो बचा हुआ एसिटेट पार्ट है ये वाला, ये भी H के स्थान पे लग गया, तो H जितने भी हो गया 5 टाइम्स वो रिमूव कर दीजिए आप और उनके स्थान पे एसिटेट ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास जो है ये एसिटेट 5 टाइम्स। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज में जब भी हम ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमारे पास क्या बनेगा? ग्लूको पेंटा एसिटेट। 5 एसिटेट ग्रुप जाके अटैच हो गए। 5 एसिटेट ग्रुप का अटैच होना जो कि H को हाइड्रोक्सिल के H पार्ट को रिमूव करके अटैच हुआ है, तो इसे कंफर्म होगा। क्या कंफर्म होगा? कंफर्म ये होगा कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। कितने ग्रुप प्रेजेंट होंगे? 5 OH ग्रुप, 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप इसके अंदर कंफर्मेशन होती है कि ग्लूकोज के अंदर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे प्रेजेंट होंगे। ओके, एक हमारी लास्ट रिएक्शन है जो कि क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट के साथ है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन है? हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ये कैटलिस्ट की फॉर्म में आप ले सकते हैं हाइड्रोजन की जब भी आप हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, इसका मीनिंग है कि आप रिडक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोजन की रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या रोडियम, किसी की भी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करें, या फिर आप सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। ये भी क्या है हमारे पास? एक रिड्यूसिंग एजेंट एज ए, और साथ साथ क्या है? एक कैटलिस्ट भी है ये। तो इसके साथ जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या? होगा ये कि जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है, केवल और केवल एल्डिहाइड, जो एल्डिहाइड वाला पार्ट है यहाँ पर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल। एल्डिहाइड वाला पार्ट है इनमें, अल्कोहल वाला तो अल्कोहल में ही है, लेकिन जो एल्डिहाइड वाला पार्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा? वो करेगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेगा तो आपको करना क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एक H यहाँ लगाइए, एक H यहाँ लगाइए और डबल का सिंगल। तो हम क्या करेंगे? CH और एक H अटैच हो जाएगा, इसके साथ एक H यहाँ अटैच करिए, एक H यहाँ अटैच करिए और डबल का सिंगल, तो हमारे पास क्या बनेगा? CH2OH। तो हमारे पास क्या बन गया? CH2OH। हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि एक प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास ऑलरेडी है 6 कार्बन पे। इसके अलावा प्राइमरी अल्कोहल के अलावा एक और प्राइमरी अल्कोहल हमारा प्रोड्यूस होगा। कब प्रोड्यूस हुआ? जब हम रिएक्शन करेंगे, जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट से करेंगे, तो हमारे पास एक और प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। तो ऑब्जर्व किया हमने, ऑब्जर्व ये किया कि वन मोर प्राइमरी अल्कोहल आर फॉर्म्ड। इससे क्या कंफर्मेशन हुई? कंफर्मेशन ये हुई कि प्राइमरी एल्डिहाइडिक ग्रुप आर प्रेजेंट एज ए कार्बन, यानी कि कार्बोनिल जो है ना वो एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्म में प्रेजेंट है। ये भी यही कंफर्मेशन दे रहा है कि देखो ये दोनों जो रिएक्शन होगी हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन साइनाइड, ये कंफर्मेशन किस बात की देगी? सिर्फ और सिर्फ कि हमारे पास जो फॉर्मेशन ग्रुप है वो क्या है? कार्बोनिल की फॉर्म में, जबकि जो हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ये कंफर्मेशन देगा कि वो कार्बोनिल किस फॉर्म में होगा? एल्डिहाइड ग्रुप की फॉर्म में होगा। और ये यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट भी यही कंफर्मेशन दे रहा है कि हमारा जो कार्बोनिल ग्रुप है वो क्या है? एल्डिहाइड की फॉर्म में है। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट जो हमारा एल्डिहाइड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्डिहाइड को इसमें कन्वर्ट कर देगा हमारे प्राइमरी अल्कोहल में।